हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अभी हम लोग आरसीसी का क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें 1300 प्लस क्वेश्चन है। 1300 प्लस क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग कितना क्वेश्चन कर चुके हैं? 240, सॉरी 340 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 340 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आज हम लोग करेंगे 341 से 360 तक का क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो। अब ये जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पुराना वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं। और यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक किया करो यार। लाइक करते ही नहीं हो, देख रहा हूँ। लाइक करोगे तभी तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं आगे का वीडियो जल्दी जल्दी बना पाऊँगा। तो लाइक किया करो, और नए हो तो सब्सक्राइब भी किया करो। वीडियो बहुत देखते बहुत लोग हैं, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है वीडियो तो सब्सक्राइब करने में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। तो लाइक करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तभी लाइक करें, नहीं लग रहा है तो कोई ज़रूरी नहीं है लाइक करना। और यदि आप लोगों को कुछ कमी लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, कि कमेंट में आप लोग लिख सकते हो जो भी आप लोगों को लिखना है। ठीक है, चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। 341 नंबर का क्वेश्चन है। व्हेन हुक आर फॉर्म्ड इन डिफॉर्म बार, द इंटरनल रेडियस ऑफ द बेंट शुड बी एटलीस्ट टाइम द डायमीटर ऑफ द बार। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? यदि डिफॉर्म डिफॉर्म बार में का हम लोग हुक बना रहे हैं तो उसका इंटरनल जो रेडियस रहता है वो कम से कम कितना होना चाहिए। तो जो हम लोग हुक बनाते हैं तो उसका रेडियस कितना होता है? उसका रेडियस होता है 2D। 2D से कम नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए। और यदि डाया पूछ दिया जाए तो डाया कितना होता है? 4D। 4D डाया के लिए, और रेडियस के लिए कितना हो जाएगा? 2D। और डी यहाँ पर क्या है? डाया ऑफ बार है। ये इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर देख लो कौन सा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, इसका करेक्ट हो जाएगा। 2 लिखा हुआ है तो 2 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ द बार, यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ 2 करेक्ट हो जाएगा। यदि इस क्वेश्चन में रेडियस के जगह में डायमीटर लिखा रहता तो क्या कौन सा करेक्ट हो जाता? ऑप्शन सी इसका करेक्ट होता। ठीक है, इस कंडीशन में ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When semicircular hook and extender hook are used to encourage, when these hooks provided bond equivalent to the rod length of। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? जो स्टैंडर हुक रहता है, स्टैंडर हुक बोले तो 180 डिग्री वाला जो हुक होता है उसको हम लोग स्टैंडर हुक बोलते हैं। तो उस हुक में जो हम लोग एंचोर प्रोवाइड करते हैं, तो कितना प्रोवाइड करते हैं? तो 180 के लिए, 180 डिग्री के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं 16D। 16D करते हैं, ये पहले भी बता चुका हूँ। 45 के लिए, 135 के लिए, और 90 के लिए, सभी के लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो इसमें हम लोगों को 180 के लिए पूछा है तो कितना हो जाएगा? 16D हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शेयर रेनफोर्स्ड इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ। तो जो शेयर रेनफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसको हम लोग किस किस फॉर्म में हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं? ऑप्शन ए है वर्टिकल बार, ऑप्शन बी है इंक्लाइंड बार, ऑप्शन सी है कंबाइंड ऑफ वर्टिकल एंड इंक्लाइंड बार, और ऑप्शन डी है एनी वन ऑफ दिस। तो हम लोग जो शेयर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं बीम में, तो उसको हम लोग वर्टिकल बार के रूप में भी प्रोवाइड कर सकते हैं, इंक्लाइंड बार के रूप में भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और दोनों को कंबाइंड करके भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एनी वन ऑफ दिस, इनमें से कोई सा भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विल कैलकुलेटिंग द डेड लोड ऑफ ए बिल्डिंग द वेट ऑफ ब्रिक मेजनरी इज टेकन अस। तो जो ब्रिक होता है, ब्रिक मेजनरी होता है, तो उसमें जो ब्रिक होता है उसका हम लोग को वेट करना है, डेड लोड। तो कितना होता है पर मीटर क्यूब के लिए? पर मीटर क्यूब के लिए कितना होता है? वो होता है 1900 के आसपास होता है, 1900, 1800 से 1900 ऐसे करके होता है।
तो यहाँ पर ऑप्शन में हम लोग देख सकते हो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1920 केजी पर मीटर क्यूब। यहाँ पर मीटर क्यूब में ही क्यों दिया है, क्योंकि जो ब्रिक मेजनरी वर्क होता है उसको हम लोग मीटर क्यूब में मेजरमेंट करते हैं, तो जो भी इसका वैल्यू आएगा वो मीटर क्यूब में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लेंथ ऑफ लेप फॉर रेनफोर्समेंट बार इज टेंशन सेल नॉट बी लेस देन। तो जो हम लोग लैप लेंथ देते हैं, लैप लेंथ देते हैं टेंशन साइड में, तो किससे कम नहीं होना चाहिए बोल रहा है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में यहाँ पर देख सकते हो, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। ये वाला पहले मैं बताया था, एक बार और आप लोगों को बता देता हूँ। चलिए देख लेते हैं उसके लिए। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो कि लैप लेंथ दिया हुआ है। अब लैप लेंथ में डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन होता है, जैसे कि डायरेक्ट टेंशन, बेंडिंग टेंशन और कंप्रेशन, सबके लिए अलग अलग रहता है। तो देखते हैं डायरेक्ट टेंशन के लिए कितना होता है। लैप लेंथ 2 LD और 35, इसमें से जो अधिक वैल्यू आएगा उससे कम नहीं होना चाहिए लैप लेंथ। किसके कंडीशन में, डायरेक्ट टेंशन के कंडीशन में। डायरेक्ट टेंशन के कंडीशन में ये वाला देख सकते हो यहाँ पर। और डायरेक्ट बेंडिंग मतलब बेंडिंग टेंशन के कंडीशन में यहाँ पर देख सकते हो। इन दोनों वैल्यू में से जो मैक्सिमम होगा उससे कम नहीं होना चाहिए बेंडिंग टेंशन के कंडीशन में। ठीक है, तो बेंडिंग टेंशन हम लोग किसके लिए करते हैं, बीम के लिए करते हैं। और जो डायरेक्ट टेंशन हो सकता है, देख सकते हो साइड वॉल ऑफ सर्कुलर वाटर टैंक विल बी सब्जेक्टेड टू हुप और डायरेक्ट टेंशन। तो डायरेक्ट टेंशन समझ सकते हो कि यहाँ पर जो सर्कुलर शेप का जो वाटर टैंक होता है उसके साइड में जो लगता है वो डायरेक्ट टेंशन होता है, तो उसके लिए डायरेक्ट टेंशन होता है। तो देखते हैं और बाकी के लिए। डायरेक्ट कंप्रेशन यहाँ पर देख सकते हो, रुकिए थोड़ा सा। डायरेक्ट कंप्रेशन और बेंडिंग कंप्रेशन के कंडीशन के लिए दोनों सेम है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो लैप लेंथ है वो कितना होना चाहिए, किससे कम, LD और 24/5, दोनों में से जो भी मैक्सिमम आएगा उसको हम लोग यूज़ करेंगे। और दोनों में से जो मैक्सिमम आएगा वही मिनिमम लैप लेंथ होगा, LP होगा। तो देखते हैं हम लोगों को क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो कि अपने को क्या पूछा है, टेंशन के कंडीशन में पूछा है। और टेंशन के कंडीशन में अभी मैं बताया कितना होता है, या तो LD होगा या तो होगा 24/5। दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा, दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा उसको हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में यहाँ पर देख सकते हो कि अभी मैं जैसे बताया कि उस टाइप का कुछ ऑप्शन दिया नहीं है। यहाँ पर जो LD है उसको फॉर्मूला के रूप में लिखा गया है। ये सब सारे LD के फॉर्मूला है, यहाँ पर देख सकते हो। इसमें से कोई एक करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है। तो LD का क्या फॉर्मूला होता है वो देख लेते हैं। LD का फॉर्मूला होता है 5 सिग्मा S, स्ट्रेस है, और 4 टाउ BD होता है, टाउ BD होता है। तो देख सकते हो कि ऑप्शन किस में करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में करेक्ट हो रहा है। और अभी मैं बताया कि टेंशन के लिए 30 हो सकता है या तो 24 हो सकता है, 5, दोनों में 5 रहेगा। तो जो 30 होता है वो डायरेक्ट के लिए होता है, और बेंडिंग के लिए क्या होता है, 24 होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोगों को देख सकते हो कि कुछ लिखा नहीं है क्वेश्चन में, तो हम लोग डायरेक्ट टेंशन के लिए ले सकते हैं इसको। तो डायरेक्ट टेंशन में कितना होता है, 35 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यदि अगर बेंडिंग टेंशन दे दिया रहता तो कौन सा करेक्ट हो जाता, ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हो बी भी करेक्ट हो जाता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डायमीटर ऑफ बार यूज्ड फॉर स्टीरअप डिस्ट्रीब्यूशन स्टील और एंकरेज बार शुड नॉट बी लेस देन। तो जो हम लोग स्टीरअप के लिए और एनकरेज ये सब के लिए जो बार यूज़ करते हैं वो कितने से कम नहीं होना चाहिए। तो IS कोड में दिया हुआ है, IS कोड में दिया हुआ है कि जो भी हम लोग स्टीरअप या डिस्ट्रीब्यूशन बार यूज़ करते हैं वो 5 mm से कम नहीं होना चाहिए, 5 mm से कम नहीं होना चाहिए। बट एक्चुअल में देखा जाए तो 5 mm का बार आता ही नहीं है, या तो 6 mm का आएगा
या तो 8 mm का आता है। तो हम लोग 6 mm का भी यूज़ कर सकते हैं और 8 mm का भी यूज़ कर सकते हैं। जनरली 8 mm का यूज़ करते हैं, बट IS कोड में 5 mm दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर 5 mm ही करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में देख सकते हो कि 5 mm दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें से कौन सा करेक्ट है वो हम लोगों को बताना है। तो देखते हैं ऑप्शन ए में क्या दिया है। द एनकरेज वैल्यू ऑफ ए हुक इज एज्यूम्ड 4 times the diameter of round bar if the angle of bend is 45 डिग्री। तो जो एंकरेज वैल्यू लेते हैं हुक में, वो यदि 45 डिग्री में बेंड कर रहे हैं तो उसका एंकरेज वैल्यू कितना लेंगे, 4 times ऑफ डायमीटर ऑफ बार बोला है। तो ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 45 डिग्री में यदि बेंड हो रहा है तो उसके लिए 4D लेते हैं। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। और 90 डिग्री के लिए कितना लेते हैं, 8D लेते हैं। और 135 के लिए कितना लेते हैं, 12D लेते हैं। और 180 के लिए कितना लेते हैं, 180 के लिए लेते हैं 16D लेते हैं। ये सभी मैं बातें पहले भी बता चुका हूँ। देखते हैं सेकंड ऑप्शन में और क्या क्या दिया हुआ है। पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। स्टील बार आर जनरली कनेक्टेड टुगेदर टू गेट ग्रेटर लेंथ देन द स्टैंडर्ड लेंथ बाय प्रोवाइडिंग हुक्ड स्प्लाइस। तो जब भी मतलब बोल रहा है कि हम लोगों को लंबा चाहिए, मतलब बार यदि लेंथ ज़्यादा चाहिए, तो स्टैंडर्ड लेंथ के हिसाब से हम लोग को अधिक लेंथ का बार चाहिए, तो उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं। ऐसे करके कनेक्ट करते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो स्प्लाइस से उसको कनेक्ट करते हैं बोल रहे हैं। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, हम लोग स्प्लाइस से कनेक्ट करते हैं बांध के उसको। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, थर्ड में क्या दिया है। फॉर प्लेन माइल्ड स्टील रेनफोर्सिंग बार व्हेन हुक आर यूज्ड दे शुड बी ऑफ यू टाइप। तो जो प्लेन स्टील होता है, जो प्लेन माइल्ड स्टील होता है, उसको हम लोग हुक के रूप में ऐसे करके मोड़ सकते हैं यू शेप में। तो ये भी करेक्ट होगा, क्योंकि हम लोग माइल्ड स्टील को तो मोड़ सकते हैं, बट HYSD को हम लोग 180 में नहीं मोड़ सकते। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। इसके सभी ऑप्शन करेक्ट हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव, सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, उपरोक्त सभी। देख सकते हो पूरा क्वेश्चन आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। For a reinforced concrete section, the shape of shear stress diagram is। तो इस क्वेश्चन में आरसीसी का शेप पूछ रहा है शेयर स्ट्रेस डायग्राम के लिए। शेयर स्ट्रेस डायग्राम, इसका शेयर स्ट्रेस कैसे बनता है। मान लो ये क्या है, कंक्रीट ब्लॉक है, मतलब बीम है कोई, यहाँ पर आप लोगों का बार डला हुआ है। तो इसका जो शेयर स्ट्रेस डायग्राम है वो कैसे बनेगा, पैराबोलिक आएगा ऊपर से, फिर न्यूट्रल एक्सिस से नीचे में रेक्टेंगुलर बनेगा ऐसे करके। मैं बताया हूँ इसको, PDF में पहले भी बता चुका हूँ। और जो PCC होता है उसका डायरेक्ट पैराबोलिक बन जाएगा इस टाइप का, दोनों बता चुका हूँ। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन में यहाँ पर देख सकते हो कि क्या क्या लिखा हुआ है। तो मैं जो न्यूट्रल एक्सिस है उसके ऊपर में पैराबोलिक होता है और उसके नीचे में रेक्टेंगुलर होता है इस टाइप का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पैराबोलिक अबव न्यूट्रल एक्सिस एंड रेक्टेंगुलर बिलो न्यूट्रल एक्सिस, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर अल्टीमेट लोड थ्योरी स्ट्रेस इन स्टील इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो अल्टीमेट लोड थ्योरी के हिसाब से जो स्टील का स्ट्रेस होता है वो डायरेक्ट किसके प्रोपोर्शनल होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो वो प्रोपोर्शनल होता है इलास्टिक यील्ड पॉइंट, इलास्टिक यील्ड पॉइंट के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका ऑप्शन देख लो कौन कौन सा दिया है। ऑप्शन ए में दिया है द एंड ऑफ प्लास्टिक रेंज, ऑप्शन बी दिया है द इलास्टिक यील्ड पॉइंट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टील इज प्रिफर्ड एस रेनफोर्सिंग मटेरियल इन कंक्रीट बिकॉज। तो हम लोग रेनफोर्सिंग के लिए हम लोग स्टील को ही प्रीफर क्यों करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिया देखते हैं। इट फॉर्म ए गुड बॉन्ड। तो ये जो स्टील होता है कंक्रीट के साथ अच्छा बॉन्ड बनाता है।
दोनों कोई अच्छे बॉन्ड बनाते हैं इसलिए इसको यूज़ करते हैं, और ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखते हो, इट इज़ द चीपेस्ट एंड गुड इन स्ट्रेंथ, और ये सस्ता होता है और इसका स्ट्रेंथ भी अच्छा होता है इसलिए इसको यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी में देते हैं, इट्स कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन इज ऑलमोस्ट सेम अस दैट ऑफ कंक्रीट। अब इसमें क्या लिखा है, जो उसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन होता है दोनों का, कंक्रीट और स्टील का, दोनों का लगभग सेम होता है, इस वजह से उसको प्रीफर करते हैं। तो इसका मोस्ट एक्यूरेट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका मोस्ट एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिवन दैट, डी यहाँ पर दिया है इफेक्टिव डेप्थ, बी है विड्थ है, और कैपिटल डी है ओवरऑल डेप्थ है। और अपने को क्या पूछा है, द मैक्सिमम एरिया ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट इन ए बीम इज। तो हम लोगों को मैक्सिमम एरिया पूछा है कंप्रेशन के लिए, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट कंप्रेशन में हम लोग कितना यूज़ कर सकते हैं। तो मैं पहले भी बताया हूँ कि टेंशन और कंप्रेशन दोनों के लिए मैं बताया था कितना यूज़ करते हैं, 4%। 4% ऑफ किसका, उसका जो भी क्रॉस सेक्शन है उसका 4% हम लोग यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम। तो यहाँ पर देख सकते हो कि पॉइंट में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा 0.04 BD, यहाँ तक आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देख सकते हो कौन सा करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायगोनल टेंशन इन ए बीम, तो डायगोनल टेंशन जो आता है बीम में वो किस वजह से आता है। ऑप्शन देख लेते हैं, इट इज मैक्सिमम एट न्यूट्रल एक्सिस। तो न्यूट्रल एक्सिस के पास मैक्सिमम होता है क्या, नहीं होता। वो कैसे होता है, जो न्यूट्रल एक्सिस होता है, न्यूट्रल एक्सिस होता है बीम का, उसके नीचे डिक्रीज होता है डायगोनल टेंशन, उसके नीचे डिक्रीज होता है, और उस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर में इंक्रीज होता है डायगोनल टेंशन। ऑप्शन बी में देख सकते हो कि डिक्रीजेस बिलो द न्यूट्रल एक्सिस एंड इंक्रीजेस अबव द न्यूट्रल एक्सिस। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, द ट्रांसमिशन ऑफ प्री स्ट्रेसिंग फोर्स फ्रॉम स्टील टू कंक्रीट इज जनरली थ्रू ए बॉन्ड कंप्राइज ऑफ। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, जो स्टील और कंक्रीट के बीच में जो बॉन्ड होता है तो उसमें कौन सा प्री स्ट्रेस फोर्स ट्रांसफर होता है। तो उसमें एडेशन, फ्रिक्शन, शेयरिंग रेजिस्टेंस, तीनों टाइप के फोर्स से ट्रांसफर होते हैं, तीनों टाइप के फोर्स से ट्रांसफर होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एंड्स ऑफ वर्टिकल स्टीरअप आर एनकरेज्ड इन। तो जो वर्टिकल स्टीरअप को हम लोग एनकरेज करते हैं, उसको मोड़ते हैं जो है, मतलब ऐसे मोड़ के रखते हैं, तो किस जोन में हम लोग उसको मतलब एनकरेज करेंगे। तो उसको हम लोग जब भी इंक्रीज करना रहता है कंप्रेशन जोन में इंक्रीज करते हैं, टेंशन जोन में नहीं करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कंप्रेशन जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टोर्सन रजिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ ए गिवन आरसी सेक्शन। तो रेनफोर्स सेक्शन जो होता है उसमें टोर्सन रेजिस्टेंस कैपेसिटी किस वजह से आता है। ऑप्शन में आप लोग देख सकते हो कि ऑप्शन ए दिया है डिक्रीजेस विथ डिक्रीजेस इन स्टीरअप स्पेसिंग। तो इस जो स्टीरअप हम लोग यूज़ करते हैं उसके स्पेसिंग को डिक्रीज कर रहे हैं, तो वो डिक्रीज होगा बोल रहा है, तो ये गलत है। उसका स्टीरअप को हम लोग डिक्रीज करते जाएंगे तो टोर्सन रेजिस्टेंस कैपेसिटी है वो इंक्रीज होने लगता है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में देख सकते हो, डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन लॉन्गिट्यूडनल बार। तो लॉन्गिट्यूडनल बार को हम लोग इंक्रीज करते हैं तो टोर्सनल रेजिस्टेंस कैपेसिटी इंक्रीज होता है, ना कि डिक्रीज होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ऑप्शन सी में देख सकते हो, डज नॉट डिपेंड अपॉन स्टीरअप एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टील। तो स्टीरअप और लॉन्गिट्यूडनल पे डिपेंड नहीं करता ऐसा बोल रहा है, पर दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। यदि दोनों इंक्रीज हो रहे हैं तो टोर्सनल
टोर्सन रेजिस्टेंस कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज होने लगता है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी में देख लेते हैं। ऑप्शन डी में देख सकते हो, इंक्रीजेस विद द इंक्रीजेस इन स्टीरअप एंड लॉन्गिट्यूडनल स्टेज। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When bars of two different diameter are to be spliced, the length is calculated on the basis of। तो हम लोग डिफरेंट डाया बार को, जो दो अलग अलग डायमीटर का बार है उसको हम लोग स्प्लाइस कर रहे हैं, मतलब उसको जोड़ रहे हैं, ऐसे जोड़ रहे हैं। तो जोड़ रहे हैं तो जो लेप लेंथ लेते हैं हम लोग, एक दूसरे का लेप करते हैं। तो जो लेप लेंथ है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसके बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग उसको जब भी कैलकुलेट करते हैं, लार्ज बार, जो दोनों दोनों बार में से जो लार्ज रहेगा उस बार से हम लोग कंपैरिजन करते हैं। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए में देख सकते हो डायमीटर ऑफ द लार्ज बार, ऑप्शन बी में देख सकते हो डायमीटर ऑफ द स्मॉलर बार, ऑप्शन सी है मीन डायमीटर ऑफ द बार, और ऑप्शन सी है 3/4 डायमीटर ऑफ द बार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लार्ज बार जो है उसके डायमीटर के ऊपर डिपेंड करता है, उसी से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मेजरमेंट ऑफ एनकरेज लेंथ ऑफ इंक्लाइंड बार यूज टू एक्ट अस शेयर रेनफोर्समेंट इज टेकन इज। तो यहाँ पर हम लोग जो एनकरेज लेंथ को मेजरमेंट करते हैं, तो उसको कैसे मेजरमेंट करते हैं देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ऑप्शन ए है टेंशन जोन फ्रॉम टू द एंड ऑफ स्लोपिंग पोर्शन ऑफ द बार, और ऑप्शन बी है कंप्रेशन जोन फ्रॉम मिड डेप्थ ऑफ द बीम, ऑप्शन सी है टेंशन जोन फ्रॉम द मिड डेप्थ ऑफ द बीम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए और बी इसका करेक्ट है। तो उसका जो एंकरेज लेंथ को हम लोग कैसे करते हैं, जहाँ पर जिस जोन में स्लोप होना स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ से हम लोग उसको ले मतलब मेजरमेंट करते हैं। और ऑप्शन बी में भी देख सकते हो कंप्रेशन जोन और मिड स्पान ऑफ द बीम, उसके मिड स्पान से, बीम के कंप्रेशन जोन के मिड स्पान से हम लोग उसको मेजर करते हैं। तो ये भी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच केस द बॉन्ड वैल्यू इज जनरली हाई। तो किस कंडीशन में बॉन्ड का वैल्यू है वो हाई रहता है, यहाँ पर देख लो ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा कंडीशन पे वो हाई रहता है। तो जो है यहाँ पर टोर स्टील बार, जब भी हम लोग टोर स्टील बार यूज करेंगे तो उसका बॉन्ड वैल्यू हाई रहेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। स्मूथ बार हम लोग यूज करेंगे तो हाई तो रहेगा नहीं, क्योंकि उसमें बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा। और पॉलिश पॉलिश जो स्टील होता है उसमें भी बॉन्ड नहीं बना पाएगा। और जंग लगी हुई छड़े रस्टेड स्टील में भी बॉन्ड नहीं बना पाएगा कंक्रीट के साथ। तो इस इन तीनों में जो वैल्यू है बहुत लो रहेगा विथ कंपेयर टू टोर स्टील बार में। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If the nominal shear stress tau v at a section does not exceed the permissible shear stress। तो ये सेम क्वेश्चन मैं पहले भी कराया हूँ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो एक बार आप लोग इसका आंसर देखिएगा, क्योंकि मैं पहले करा चुका हूँ। तो इसमें क्या बोल रहा है कि नॉमिनल शेयर है, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस है, वो एग्जिस्ट नहीं, मतलब एक्सीड नहीं कर रहा किससे, परमिसिबल शेयर से। ठीक है, ऐसा इस कंडीशन में तो उसके लिए क्या करते हैं, तो ये इस कंडीशन में जो शेयर रहता है वो सेफ रहता है, सेफ इन शेयर रहता है, शेयर के कंडीशन में सेफ रहता है। तो इसमें हम लोग मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा, बट हम लोग अपने तरफ से मिनिमम रेनफोर्समेंट कम से कम प्रोवाइड करते हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट इज स्टिल प्रोवाइड, मतलब कम से कम शेयरमेंट तो प्रोवाइड करना ही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, उसमें मैं पीडीएफ से आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन किया था, इसमें इसलिए शॉर्ट में इसमें बता दिया हूँ। तो आप लोग पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा। हम लोगों का यहाँ पर देख सकते हो कि कितना क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 360 क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो गया। 360 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आरसीसी का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ। और यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और नए हो तो सब्सक्राइब करो। और ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है तो कमेंट भी करके आप लोग बता सकते हो कि अच्छा लग रहा है ऐसे करके। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए बाय।